तुला काही करायचंय? You want to do some initial? No, sir. We are already late 10 minutes. Are we? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. So thank you, friends, for joining, and sorry for the inconvenience. So I think, see, basically we are starting to look at how investments or trading works in market. राइट सो पहली चीज ये होता है कि मकसद है एक इन्वेस्टमेंट का जो मकसद होता है आपको रिटर्न कमाना है। तो रिटर्न कोई भी मार्केट से आप कमा सकते हैं। वो रिटर्न कभी भी मार्केट स्पेसिफिक नहीं होता है। कोई भी हर मार्केट का अपना तेजी मंदी, अपना ट्रेंड, अपना ही वॉलेटिलिटी, अपना ही स्पीड अलग अलग रहता है, अलग अलग मार्केट्स का। बट जहां तक ट्रेडिंग के सवाल है वो मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स नहीं बनता है। सो रिटर्न्स जो होता है कि अपना ट्रेडिंग टेक्निक है, अपना डिसिप्लिन है, अपना जो ट्रेड मैनेजमेंट जो है और मनी मैनेजमेंट जो है उस हिसाब से बनता है। सो बेसिकली क्या है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के तरीके से अगर देखें ना तो इक्विटी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है कि स्पेशली व्हेन यू आर आप स्टॉक लिया, आप उसके ऊपर अच्छे कंपनी लिया और काफी लॉन्ग टर्म तक आप उसके ऊपर जो कन्विक्शन के साथ बैठे हुए हैं, नहीं तो आप SIPs लिया है, म्यूचुअल फंड्स लिया है। सो इवन फिजिकल कमोडिटी मतलब लाइक जैसा गोल्ड लिया है वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो बट जो ट्रेडिंग जब आता है वो मार्केट्स में डेरिवेटिव्स की जो काम है, मेन जो डेरिवेटिव्स का काम है वो पूरा अलग ही फंडामेंटल से चलता है, अलग ही स्पीड होता है उसका। तो बेसिकली जब आप डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं वो आप लिवरेज ट्रेड करते हैं। जब भी आप ट्रेड का डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं जो पूरा वैल्यू है उस चीज का, जो कमोडिटी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, कोई भी है, जितना उसका वैल्यू है उसका सिर्फ कुछ परसेंटेज का जो पैसा है आप मार्जिन के तौर पर रखते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। सो जो लिवरेज होता है वो आपका जो 1% का जो मूवमेंट है उसको 10% का रिटर्न में या रिस्क में बदल देता है। तो 10 टाइम्स आप लेवरेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज का अगर गोल्ड अभी चल रहा है तो 10% के आसपास का मार्जिन है गोल्ड का। तो आप जो भी 1% का मूवमेंट आता है गोल्ड में तो आपका कैपिटल पे 10% नफा नुकसान का हो सकता है। तो डेरिवेटिव्स का जो मेन जो गोल होता है या उसका जो यूज होता है वो आपको रिटर्न को एलिवेट करने का या जो एक्सेलरेट करने का है, सो दैट उसका स्पीड बढ़ जाता है। 1% को 10% में कन्वर्ट करना है, बट उतना ही स्पीड से आपको लॉस भी होता है, उतना ही स्पीड से आपको प्रॉफिट भी होता है। बट करना कैसा है ये जो मेन चीज हो जाता है कि आपको करना क्या है, कैसा करना है। सो इन्वेस्टर का अगर बिहेवियर अगर समझे, फर्स्ट थिंग इज ट्रेडिंग एज ए हैबिट अगर देखते हैं। सो फर्स्ट आपके एडवाइजर से बात कर रोज, फॉर एग्जांपल आप सुबह सुबह फोन करते हैं, मैं निफ्टी कैसा है, मार्केट का क्या व्यू है, राइट, वो देखते हैं आप, उसके हिसाब से एक समझ लेते हैं। एडवाइजर आपको बता देता है कि सर आप आज तेजी लग रहा है, हमारा व्यू ऐसा है, ये फलाना न्यूज आया हुआ है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपका डिस्कशन में जो क्या होता है कि आप टिपिकली अगर इक्विटी इन्वेस्टर है तो आप ये पूछते हैं कि निफ्टी में मैं अभी लूं कि नीचे लूं। अगर शेयर मार्केट की बात करते हैं, कोई भी शेयर का अगर बात करते हैं तो कौन सा शेयर खरीदूं, राइट। आप एडवाइजर ये बता देता है कि आपको ये फलाना शेयर अच्छा लग रहा है कि हमारे कंपनी का व्यू ऐसा है तो आप ये शेयर ले सकते हैं। बट जब तक कमोडिटी मार्केट का सवाल आता है कि वो ऐसा नहीं होता है कि वो आप गोल्ड का अगर देखते हैं, आपको गोल्ड पसंद है तो गोल्ड में आज मैं लूं कि बेचूं। और जब करेंसी का बात होता है कि जब भी आप डॉलर का बात करते हैं तो आप लूं कि बेचूं। सेम निफ्टी का अगर बात करते हैं या बैंक निफ्टी का बात करते हैं तो आज लेके काम करना है कि बेच के काम करना है। सो डेरिवेटिव्स जब तक डेरिवेटिव का सवाल आ गया तो आप ये है कि आप डायरेक्शनल कॉल मांगते हैं कि मैं आज लेके काम करूं कि बेच के काम करूं, राइट। बट जहां तक आप इन्वेस्टमेंट का जब जाते हैं आपका स्टॉक पिकिंग के आइडिया से आता है कि आपको ये जो 500 स्टॉक है उसमें से मेरे लिए 4-5 अच्छा आइडियाज निकाल के दो। सो ये फर्क होता है कि खास करके डेरिवेटिव्स और कैश मार्केट का अंतर ये जो होता है। और जैसा आप एक बार डिसाइड किया
ट्रेड एग्जीक्यूट किया, देन उसको वापस वो ट्रेड को मैनेज कैसे करना है कि मेरे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, मैं एक फलाना ट्रेड में इतना ही रिस्क लेना चाहता हूँ, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो आई थिंक ये क्रिटिकल है बहुत, एज ए इन्वेस्टर आपको समझना चाहिए। सेकंड थिंग इज कि आपका आपका जो स्टाइल होता है, फॉर एग्जांपल काफी लोग ऐसा होता है कि टेक्निकल व्यूज लेते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं कि आज ट्रंप ने फलाना ट्वीट किया है, उस हिसाब से क्या करेंसी में क्या मूवमेंट होगा, डॉलर के लिए अच्छा है कि खराब है। ट्रंप ने अभी बोला है कि चाइना के ऊपर वो और सैंक्शंस लगाएंगे, कोविड को फैलाने के वजह है वो चाइना है, उसके लिए मैं उसके ऊपर सैंक्शंस लगाऊंगा। उसके लिए होगा क्या है, चाइना और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो बढ़ जाता है। वो तनाव बढ़ने से ट्रेड, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो बहुत इफेक्ट हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी खराब हो जाएगा। तो डॉलर के लिए वो खराब न्यूज भी हो सकता है। या अगर मार्केट इसको ऐसा समझता है कि रिस्क एवर्जन वाला मार्केट है, मतलब मैं रिस्की एसेट्स नहीं खरीदूंगा, तो उसमें डॉलर एक सेफ हेवन का जो काम करता है। डॉलर और गोल्ड, ये दोनों चीज दुनिया में सेफ हेवन का काम करते हैं। जब भी आपको कोई भी एसेट पे आपको नेगेटिव व्यू है, फॉर एग्जांपल इक्विटी बाजार से नेगेटिव व्यू है, या डेट आपको बॉन्ड से नेगेटिव व्यू है, तो नॉर्मली क्या है कि कोई भी दुनिया में इन्वेस्टर जो है बेच के कैश ले लेता है। कैश का मतलब वर्ल्ड में कैश का मतलब डॉलर है। सो जब भी पूरा मार्केट्स अगर तबाह हो जाते हैं तो भी डॉलर बढ़ जाता है, बिकॉज एवरीबडी इज सेलिंग एवरीथिंग एंड टेकिंग बैक होम डॉलर्स। सो डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है। तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है इधर टेक्निकल है तो आप प्योर टेक्निकल पे काम कीजिए, उसमें जो स्टॉप लॉसेस है, उसमें जो आपका जो एक स्ट्रेटेजी आपने बनाया हुआ है, या इतना प्रॉफिट करूंगा, इतना लॉस करूंगा, सो ये स्टॉप लॉस रहेगा वगैरह। या दूसरा, आप इवेंट बेस्ड अगर ट्रेडिंग करते हैं कि फलाना जॉबलेस डेटा आया है यूएस का, या फलाना ट्वीट आया है, फलाना न्यूज आया है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। ये दोनों अलग अलग चीज होता है, राइट। सो जब भी आप टेक्निकल से करते हैं, आप सपोर्ट क्या है कि आपको टेक्निकल एनालिस्ट का जो व्यूज है, उसका जो लेवल्स है, वो आपको समझ के करना है। जब आप इवेंट्स को अगर बात करते हैं तो आपको न्यूज समझना चाहिए, रिपोर्ट्स पढ़ लेना चाहिए, ट्विटर पे शायद आपको एक्टिव रहना चाहिए। आई थिंक ये दोनों कंबाइन करके आप अगर ट्रेडिंग और व्यू बनाते हैं, देन आपका व्यू काफी बेटर हो सकता है। बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल आज शाम को बहुत क्रिटिकल डेटा आने वाले हैं, तो आइडियली आपको पोजीशन कैरी नहीं करना चाहिए, डिस्पाइट आपका पोजीशन अच्छा हो जो भी है, राइट। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स अगर वो आप टेक्निकल एनालिसिस से ले लिया, एंड एक सपोर्ट, एक जो स्टॉप लॉस है एक ट्रेड का, राइट। सो क्रिटिकली व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग, आपको एब्सोल्युटली ये आपको पता होना चाहिए कि इस फलाना ट्रेड में मेरा टोटल कैपिटल से मैं कितना इस ट्रेड में गंवाने के लिए तैयार हूं। प्रॉफिट तो आपकी कितना भी आने दो, प्रॉफिट साइड को आपको अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट के बदले में आपको 2000 रुपए प्रॉफिट आता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बट आप सोचते हैं कि ये ट्रेड में मैं शायद 1000 रुपए गंवाने के लिए तैयार हूं, उसके बदले में अगर 50,000 रुपए जाता है तो आपको तकलीफ होगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है स्टॉप लॉस है। और कि जब भी आप डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि कौन सा लेवल से कौन सा लेवल तक मुझे ट्रेडिंग रेंज लगता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर है। तो हम लोगों का एक खास करके एक रिपोर्ट आता है, उसका लेवल प्लेइंग शीट बोलते हैं हम लोग, उसमें आपको डे टू डे लेवल्स मिलता है वगैरह। सो करेंसी का जब तक अगर बात करते हैं, सो बेसिकली ये एक चार्ट का एग्जांपल है, तो ये मैं एक बार के लिए स्किप करता हूँ बिकॉज मैं अभी टेक्निकल्स में चले जाता हूँ तो बहुत लंबा जाना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ क्या करता हूँ कि टेक्निकल्स एज अ पैरामीटर, आपको वो कोई भी मार्केट हो, टेक्निकल एनालिसिस मोर और लेस सिमिलर रिटर्न्स देगा। तो यहाँ पे मैं एक बार रुक के मेरा कोई पराग भी है जो कमोडिटीज का एडवाइजरी हेड करते हैं,
थोड़ा सा उनको भी इन्वॉल्व करता हूँ, बिकॉज बेसिकली क्या है कि वो लोकल लैंग्वेज भी बात कर सकते हैं, मराठी भी बात कर सकते हैं। दूसरा मैं इधर है ही हूँ, और आई विल जॉइन यू बैक इन another 10 minutes or so. I want to add some more value rather than just taking this opportunity. I'm handing over the presentation to him once again. I'll join back in 5-10 minutes again once he finishes this. या नमस्ते, गुड इव्हनिंग. आवाज येतोय माझा? परब, आवाज येतोय? हा आवाज येतोय. मिक्स लँग्वेज आहे की मराठीत बोलू शकतो? मिक्स मिक्स बोलू? या नो, डोंट स्पीक इन मराठी, हिंदी में बात करो. बरोबर. ओके ओके ओके. अच्छा, नॉर्मली जब भी हम इस मार्केट में प्लेस करते हैं कोई भी, नॉर्मली यहाँ पे मार्केट में जब काम करने के लिए आते हैं तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, ये दो ही स्टाइल होते हैं. सो डेरिवेटिव्स, कमोडिटी या करेंसी या इक्विटी ये कुछ अलग नहीं है. हम सारे सेगमेंट को ना एक डेरिवेटिव एज अ हेड देखते हैं कि ये डेरिवेटिव सेगमेंट है, और जब भी डेरिवेटिव सेगमेंट हम काम करते हैं इसमें नॉर्मली एक ही पैरामीटर, एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही नॉलेज काम करता है जो है टेक्निकल नॉलेज डेरिवेटिव्स में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है. इसलिए डेरिवेटिव्स कोई भी ट्रेड करता है वो इक्विटी, कमोडिटी या करेंसी, ये तीनों में कोई भी फर्क नहीं है. इसमें क्वेश्चंस सेम होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए कि डेरिवेटिव में कोई भी व्यू लेने के लिए इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है. इस 4 क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चंस डेरिवेटिव्स में आते नहीं है. जैसे हम देखते हैं फंडामेंटल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट का सेल क्या है, परचेस क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. पर डेरिवेटिव ट्रेड करने के लिए हमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए. सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ये की थिंग है. ओके. लोग हमेशा बोलते हैं हमको कि मुझे करेंसी समझ में नहीं आती. तो नॉर्मली कोई भी चीज की जब हम डिलीवरी नहीं लेते तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि इसके फंडामेंटल्स जो है, मतलब हम डिलीवरी नहीं लेते इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हमको टेक्निकल पे ज्यादा रिलाय होना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल सपोर्ट का जो पॉइंट्स है वो हमको ध्यान में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नॉलेज में क्या क्या आपको पॉइंटर्स है, मैं पॉइंटर्स खाली बताता हूँ कि नॉलेज में क्या क्या पॉइंटर्स हमको ध्यान देने चाहिए. तो ये हमारा एक इकोनॉमिक इवेंट्स का एक कैलेंडर है जो रेडी कैलेंडर है, वो आपको मैं ईमेल कर सकता हूँ, और उसके डेफिनेशंस बताएगा. ये डेफिनेशंस किशोर बता देगा आपको. सो बेसिकली आपको मैं एक सिंपल सा चीज बता देता हूँ कि ये rather than going sticking to the standard presentation कि so basically ट्रेडिंग करेंसीज इतना सिंपल है कि आपको 4 चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट थिंग इज ट्रेडिंग क्यों करूं, कि आप करेंसी में क्यों करें. फॉर एग्जांपल आप निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, या गोल्ड में काम करते हैं, कहीं पे भी आपको ट्रेडिंग करते हैं तो आप फर्स्ट थिंग इज कि ये एज एन एसेट क्लास, करेंसीज दुनिया में ऐसा एसेट क्लास कोई दूसरा नहीं होता है कि बिकॉज इसमें आप कोई भी सामान आप खरीद नहीं रहे, कोई भी सामान आप बेच नहीं रहे, तो आप एक्चुअली एक्सचेंज कर रहे हैं, एक देके दूसरे को वापस ले रहे हैं. सो क्या होता है कि आप अगर डॉलर खरीद रहे हैं उसका मतलब आप डॉलर के बदले में रुपये बेच रहे हैं. तो हमेशा आप एक करेंसी खरीद रहे हैं, दूसरा करेंसी बेच रहे हैं, तो आप ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए. बाकी कोई भी एसेट में क्या होता है, आप शेयर खरीद रहे हैं तो शेयर खरीद रहे हैं और उस शेयर का ऊपर नीचे होता है. दूसरा आप गोल्ड खरीद लिया तो गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है. करेंसी एक ही ऐसा एसेट क्लास है, आप एक करेंसी के बदले में दूसरे करेंसी में एक्सचेंज कर रहे हैं. आप बिल्कुल कोई भी करेंसी बेच नहीं रहे या कोई खरीद नहीं रहे. सो एक्सचेंज जब करते हैं
तो एक करेंसी का जो वैल्यू रिलेटिव टू दूसरा करेंसी, उसके जो तुलना में है या उसका जो कंपैरिजन में कौन सा ज्यादा वीक है, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, वो अगर वो 15 मिनट का आप ट्रेड कर रहे हैं या 15 दिन का ट्रेड कर रहे हैं या 1 साल का ट्रेड कर रहे हैं, वो बेसिस पे आपको इकोनॉमिक्स को एनालाइज करना सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप 15 मिनट का, एक दिन का, 2 दिन का ट्रेड करते हैं, कोई कंट्री का जीडीपी कोई बदलने वाला नहीं, कोई इन्फ्लेशन बदलने वाला नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला है। क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, कुछ न्यूज आएगा या टेक्निकल बेसिस पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम आएगा। जो पराग बोल रहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको जो हमारे कई रिपोर्ट्स है जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स देने वाले हैं, आपके एडवाइजर आपको डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दे देगा। टेक्निकली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार्ट्स आपको करेंसीज में बनता है, बिकॉज करेंसीज लंबे टाइम तक चलता है और जो फंडामेंटल से, अंडरलाइंग बेसिक फंडामेंटल से बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है कि आपको एक देश का जीडीपी हो या अनएम्प्लॉयमेंट नंबर से वो सब है ना तुरंत चेंज नहीं होता है। सेकंड, आप अगर 1 महीना 2 महीने का अगर व्यू ले रहे हैं, राइट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप देन फंडामेंटल फैक्टर्स को आप इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी करंट सिचुएशन में ले लेते हैं, यूएस का 2 ट्रिलियन डॉलर्स ट्रंप ने पहले पैकेज अनाउंस किया, कल वापस उनका सेनेट ने 3 ट्रिलियन डॉलर्स का पैकेज अनाउंस किया, तो करीब करीब टोटल 5 ट्रिलियन डॉलर्स का उन लोग ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि लोगों को जेब तक पैसा पहुंचाना, और जिनको $1000 मिलना चाहिए जो उनका नॉर्मल इनकम से, वो 1000 को मैं $1500 कैसे करूं। सबका इनकम कैसे बढ़ता है कि मनी प्रिंटिंग और मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, अगर वो बढ़ जाता है तो मनी का वैल्यू घट जाता है, तो आपको $1000 का सैलरी के बदले में $1500 आता है, बट आप $1000 में जितना चीज खरीद सकते हैं इकोनॉमिकली, आप $1500 में भी उतना ही चीज खरीद सकते हैं। सो क्या होता है कि करेंसी अपने वैल्यू डिप्रिशिएट होता है। सो स्टिमुलस पैकेज, अभी उतना बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, वो डॉलर के लिए खराब है कि अच्छा है कि वो अगर देखना है, उसके सामने इंडिया ने कितना 2 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया हम लोग ने। वो स्टिमुलस पैकेज में भी काफी डिबेट हो रहा है कि उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट कितना पैसा दे रहा है। चलो मान लेते हैं कि 10 लाख करोड़ तो पहले ही अपना गवर्नमेंट ने गिना लिया, बाकी 10 लाख करोड़ एक्चुअली वो गवर्नमेंट खर्च करने वाला है। 10 लाख करोड़ इंडिया के लिए कितना बड़ा है, 4-4.5% का जीडीपी का वो आपका वैल्यू होगा। बट यूएस का अगर देखें तो अगेन वो 10% ऑफ द जीडीपी वो पहले अनाउंस किया, और उसको और आई थिंक 10 और 5-6% और वो अनाउंस करने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर वो 15% ऑफ द जीडीपी सिर्फ पैसा प्रिंट करने के लिए दे रहे हैं, तो रुपी के सामने डॉलर वीक होना चाहिए। बट जैसा मैंने पहले भी बताया, डॉलर होता है सेफ हेवन। सो जब भी दुनिया में मतलब अनसर्टेनिटी होते हैं, जब भी आपको फ्यूचर मालूम नहीं पड़ता है, फ्यूचर का जो क्लैरिटी नहीं होते हैं, पीपल नॉर्मली सेल ऑफ एसेट्स। वो म्यूचुअल फंड होगा, वो हेज फंड होगा, वो रिटायरमेंट बेनिफिट फंड होगा, कोई भी फंड है। इंडिया में भी फॉर एग्जाम्पल आज सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है कि अपने इक्विटी मार्केट में लिक्विडेशन चालू है, सारे लोग एसआईपी बेच के जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच के जा रहे हैं। सो फंड मैनेजर के पास जब आप बेचते हैं फंड, तो फंड मैनेजर के पास कोई और चारा नहीं है, उसको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है, उसके बावजूद भी उनको स्टॉक बेचना पड़ता है। क्यों? मेरे इन्वेस्टर रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो पैसा मांग रहे हैं, तो मुझे स्टॉक बेच के उसको पैसा देना पड़ता है। सो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है या हेज फंड मैनेजर है, उनका रोल है ना, वो आप डिसाइड करते हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वैल्यूएशन कितना भी ऊपर हो, उनके पास कोई चारा नहीं बचता, बिकॉज मुझे नया पैसा आ रहा है तो वो नया स्टॉक खरीदना ही पड़ता है उसको। सिमिलर वे में उनको जो लिक्विडेशन के टाइम पे भी आता है। सो सेम वे जब ग्लोबली अनसर्टेनिटी फैला हुआ है, तो सब लोग सब एसेट्स बेच रहे हैं, उसको कैश चाहिए, कैश इज डॉलर। तो डॉलर जो हम लोग जब डॉलर ट्रैक करते हैं, डॉलर ट्रैक करने के लिए एक सबसे आसान ये है कि उसको एकमात्र इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग जो ट्रैक करते हैं, वो डॉलर इंडेक्स बोलते हैं। सो डॉलर इंडेक्स इज लाइक निफ्टी।
निफ्टी में क्या है, निफ्टी में 30 स्टॉक का एक इंडेक्स बनाया, वो 30 स्टॉक का परफॉर्मेंस के हिसाब से निफ्टी ऊपर नीचे होता रहता है. सो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ सेंटिमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट. सिमिलरली डॉलर इंडेक्स, सिर्फ डॉलर जब मैं आपको पहले भी समझाया, अब वापस समझा रहा हूँ, डॉलर इज नॉट एन एसेट. सो डॉलर का वैल्यू कौन सा करेंसी में आप मेजर कर रहे हैं, रुपीस में मेजर कर रहे हैं तो 74 रुपीस है. अब यूरो में मेजर कर रहे हैं तो 1.2 यूरोस है. अगर आप पाउंड में मेजर कर रहे हैं 1.4 1.5 डॉलर्स में एक पाउंड आएगा. सो आप कौन सा करेंसी में मेजर करेंगे, आप डॉलर इंडेक्स कैसे बनाएंगे? तो क्या है कि 5-6 करेंसीज मिला के, 5-6 करेंसीज के सामने डॉलर का वैल्यू कैसा रहेगा, उसको एक बेंचमार्क बना के उसको 100 पे बेसिस करके वो 100 का ऊपर नीचे होता रहता है. दैट इज टिपिकली डॉलर इंडेक्स. वो अगर आप एक साल पहले भी जाते थे, डॉलर इंडेक्स 92 के आसपास चलता था, अराउंड 92, 90, 91, 92. आज वो हो गया 102, 101, 102 के बीच में चल रहा है अभी. सो ऑलमोस्ट 10% डॉलर का वैल्यू बढ़ गया. आप अगर इंडिया में देखेंगे तो हम लोग जो एक साल पहले अगर देखें तो 68, 69 के आसपास रुपी डॉलर चल रहा है, अभी 76, 75 के आसपास आ गया. तो कितना हो गया? 10% के आसपास हो गया. 6.5-7 रुपए का डिप्रिसिएशन हो गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10%. सो डॉलर के सामने सारे करेंसीज करीब 10% से डिप्रिशिएट हो चुका है. इसके बाद आगे डिप्रिशिएट होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि सब लोग अपना अपना इकोनॉमीज को वापस लाने के लिए क्या क्या करेंगे. नंबर 1. नंबर 2, पैसा प्रिंट करना तो जरूरी है. सब लोग पैसा प्रिंट करेंगे, हर सेंट्रल बैंक मनी प्रिंटिंग करेगा. ये मनी प्रिंटिंग सिर्फ अमेरिका करता था पहले. अगर आप लेमन क्राइसिस में जाते हैं कि 2008 में जब भी लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था, उस टाइम पे अगर जाते थे, सिर्फ अमेरिका ने पैसा प्रिंटिंग किया था, क्वांटिटेटिव ईजिंग किया था. 2014 में जब यूरोपियन क्राइसिस आया तो जो ईजिंग जो है, मॉनेटरी ईजिंग जो बोलते हैं उसको, पैसा इकोनॉमी में लाने का जो कार्यक्रम है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने किया था. तो जब ये ऐसा जो मनी प्रिंटिंग होता है तो उस पर्टिकुलर करेंसी डिप्रिशिएट होता है. आज दुनिया में हर सेंट्रल बैंक अगर प्रिंटिंग कर रहे हैं, मनी प्रिंटिंग करना पड़ेगा. इवन अपना भी, आई थिंक गवर्नमेंट के पास ये 20 लाख करोड़ ऐसा ही नहीं आएगा, तो उनको इधर मनी प्रिंटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आरबीआई से डिविडेंड लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो एडिशनल बोनस मिला है अभी, बिकॉज क्रूड ऑयल गिर गया, अपने इधर रिटेल डीजल और रिटेल पेट्रोल का प्राइसेस इन लोग ने घटाया नहीं है, बीच में जो डिफरेंस आया उसको एक्साइज के रूप में गवर्नमेंट ने ले लिया. तो ये थोड़ा बहुत पैसा जमा किया, बाकी पैसा उनको प्रिंट करना पड़ेगा. या गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट एक बॉन्ड इश्यू करेगा बोरो करने के लिए. वो बॉन्ड इधर पब्लिक सेक्टर बैंक्स खरीदेंगे, उनके पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट को जाएगा, और यही बॉन्ड आरबीआई वापस इन लोगों से खरीदेगा और आरबीआई उनको पैसा दे देगा. ये पैसा आरबीआई को कहां से आएगा, वो प्रिंट करेगा. राइट. सो जब भी ये ऐसा चीज होते हैं, आप यूएस भी प्रिंट कर रहे हैं, इंडिया भी प्रिंट कर रहे हैं, सारे देश प्रिंट कर रहे हैं. और जब भी हम लोग ने ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, तभी हम लोग ने ये बात किया, करेंसीज रिलेटिव वैल्यू होता है. अगर एक देश प्रिंट करते हैं, उस देश का करेंसी टूट जाता है, बट सारे देश प्रिंट कर रहे हैं तो करेंसी का वैल्यू लेवल पे रहेगा. और मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा उसमें इम्प्लीकेशंस रहेगा. दूसरी बात यह है कि जब भी आपको ट्रेड करने का है, तो दूसरी बात ये देखना होता है कि जैसा अभी पराग ने बताया कि इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं. इकोनॉमिक इवेंट्स का बेसिक मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल डेटा पॉइंट्स है, हर महीना पहले फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे एवरी मंथ आपको यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आते हैं. सो बेसिकली उसमें क्या कहते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे यूएस में, और कितने नया नौकरियां जो है क्रिएट हुआ है एक महीने में. हर महीना उनका डेटा आता है, जो अगले महीने का सबसे फर्स्ट फ्राइडे आ जाता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. आज के सिनेरियो में जब भी कोविड-19 चल रहा है दुनिया में, तो उनका नॉर्मली क्या होता है कि 2 लाख के आसपास का नया जॉब क्रिएट होता है. आज एक ही महीने में
आपको करीब करीब 13 से 14 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गया, उनका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल हो रहे हैं। और अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी नंबर्स कोई क्लैरिटी नहीं है कि अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयड हुआ किसी को मालूम नहीं, बिकॉज वर्कर्स घर पे बैठा है, मालिक घर पे बैठा हुआ है, फैक्ट्री बंद है, किसी को निकाला नहीं है। शायद वो खुलेगा तो तभी निकालेंगे, या शायद सैलरी नहीं दे रहे बट नौकरी है, उसको मैं अनएम्प्लॉयमेंट गिनूं कि नहीं गिनूं? राइट, अगर मेरे पास नौकरी है बट सैलरी नहीं आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो मालूम नहीं। सो आज इस सिचुएशन में डेटा का कोई रोल नहीं है, इट इज प्योर टेक्निकल्स। आप शॉर्ट टर्म में टेक्निकल्स फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकल्स में भी जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, हर एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं वगैरह। करेंसी इतना सिंपल होता है, आपको 14 दिन का RSI और नॉर्मल रेगुलर 9 डेज का MACD, ऐसा 2 इंडिकेटर्स आप डाल के, आप ऑसिलेटर्स जो बोलते हैं, आप ट्राई करते हैं, 15 मिनट का चार्ट पे आप ट्राई करते हैं, तो करेंसी में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिग्नल्स आपको मिल जाता है। बहुत आसान होता है ट्रेड करने के लिए। सेकंड, मुझे कि अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ करेंसी, तो मैं क्या देखूं, क्या देखना चाहिए? कि फॉर एग्जांपल निफ्टी में क्या देखते हैं, निफ्टी में क्या देखते हैं? इन्वेस्टर सेंटिमेंट, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसे क्वांटिफाई करेंगे? राइट, डेटा पॉइंट्स आता है। डेटा पॉइंट्स क्या आता है इंडिया में? डेटा पॉइंट्स क्या आता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और क्या आता है? इन्फ्लेशन नंबर आता है। देन आपको RBI का इंटरेस्ट रेट मतलब वो अल्टरनेट बाई मंथली इंटरेस्ट रेट डिसीजन आता है, और FIIs ने कितना शेयर खरीदा, कितना शेयर बेचा, ये आता है। ये 4 मेजर डेटा पॉइंट्स आता है। इसके अलावा छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स कुछ आते हैं कि ऑटोमोबाइल नंबर्स आया, वो सेक्टरल नंबर्स आया, वो सब आप साइड में रख लीजिए। बेसिक इकोनॉमी का 4 या 5 पॉइंट्स आते हैं। सो इसमें इसमें आपको ट्रेड करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप IIP नंबर्स देखते हैं, IIP में IIP खराब होता है तो इंडिया के लिए खराब है बेसिकली। सो एज सिंपल एज दैट, आपको जो भी न्यूज़ इंडिया के लिए खराब होते हैं, आप डॉलर खरीद के चलना चाहिए। और इन्फ्लेशन नंबर, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इंडिया के लिए खराब है, तो डॉलर खरीदना है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आया, अगर इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो इंडिया के लिए खराब है। सो आप अगर वैसा देखते हैं, सो इंडिया में नंबर्स आपको हार्डली 3 या 4 या 5 इंडिकेटर्स आपको देखना है। IIP नंबर, इन्फ्लेशन नंबर, इंटरेस्ट रेट और FII एक्टिविटी। सो FII में भी अगर मैं जाऊं, सो FII में मैं जाता हूं, तो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स। आपको जब भी कोई भी करेंसी ट्रेड करना है, रुपी ट्रेड कर रहे हैं तो आप कोई भी करेंसी, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट थिंग इज फ्लोस। मैं जब भी फ्लोस का बात करता हूं तो इंडिया में कैपिटल कितना आ रहा है, राइट? कैपिटल या पैसा, डॉलर्स अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। वन इज FII का जो डे टू डे परचेजेस होते हैं या डे टू डे सेल्स होते हैं, राइट? वो इक्विटी में भी हो सकता है, डेट में भी हो सकता है। थर्ड इज FDI, जो स्टेक लेते हैं, बाहर के कंपनीज इंडिया के कंपनी में स्टेक लिया या किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया है, FDI आता है, राइट? चौथा है कि आप कॉर्पोरेट डेट की, फॉर एग्जांपल मनप्पुरम का बॉन्ड है, डॉलर बॉन्ड है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स मनप्पुरम का बॉन्ड खरीद लिया तो मनप्पुरम को पैसा आता है, दैट इज डॉलर्स में आता है, राइट? सो फॉरेन करेंसी डेट। एंड लास्ट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ECB बोलते हैं, राइट? सो आपको 5 सोर्सेस है कि कैपिटल फ्लोस देखने के लिए। नंबर 1 इज FIIs, FII जो रोज डेट या कैपिटल मार्केट से स्टॉक खरीदते हैं या स्टॉक बेचते हैं। सेकंड इज दैट फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, दैट इज FDI, राइट? थर्ड इज दैट
इंडियन कंपनीज फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं और पैसा बाहर से लेके आ रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जो फॉरेन बैंक से इंडियन कंपनीज लोन लेके आते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। ये रेमिटेंसेस कैपिटल फ्लोज नहीं है, बट क्या होता है कि अपने लोग दुबई में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने घर पे पैसा भेज दिया, यूएस में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने घर पे पैसा भेजा है, या अपना लोग यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ने फीस वहां पे भेज दिया। सो इसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। इनके अलावा कैपिट मनी फ्लो नहीं है। बाकी जो आता है सेकंड इज आपको इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। आप लोग को सबको पता है हमारे देश जो है बेसिकली इंपोर्टिंग कंट्री है। अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल, सेकंड बिगेस्ट इंपोर्ट इज खाने का तेल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल वगैरह जो खाने का तेल, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट इज गोल्ड। ये तीन चीज है। अपना 50% का इंपोर्ट्स का हिस्सा ये तीन चीज से हो जाता है, बाकी सब चीज आपको 50% इंपोर्ट्स है। बट अपना इंडिया का इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से कई ज्यादा है, इसीलिए हमको हर साल अपना इंपोर्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होता है। तो फॉरेन करेंसी अपने पास कैसे आता है? जो पहले चीज हम लोग ने बोला है कि कैपिटल फ्लो से मेरे पास डॉलर्स आ रहे हैं, वो कैपिटल फ्लो से जो डॉलर्स आ रहा है वो मैं इंपोर्ट्स के लिए यूज करूंगा, और थोड़ा बहुत पैसा जो आ रहा है एक्सपोर्ट्स से वो भी मैं इंपोर्ट्स के लिए यूज करूंगा, राइट। तो एक्सपोर्ट क्या होता है अपने पास से? सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इज सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सॉफ्टवेयर सर्विसेज के सामने आपको क्रूड ऑयल का इंपोर्ट्स अगर देखें तो इट विल बी मोर देन 3 times, राइट। इसके अलावा इकोनॉमिक डेटा क्या होता है? जैसा मैंने बताया कि आपको इन्फ्लेशन हो गया, आईआईपी नंबर्स हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, ये सब जो चीज है इकोनॉमिक डेटा, राइट। एंड फोर्थ चीज होता है कि आपका एशियन करेंसीज। जैसा आप सुबह सुबह देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी कैसे चल रहे हैं, राइट, उसी सेम चीज आप करेंसी में जब देखते हैं कि चाइनीज करेंसी युआन कैसा चल रहे हैं, जापानीज करेंसी येन कैसे चल रहे हैं, और कोरियन वॉन कैसा चल रहा है। सो सुबह सुबह हम लोग एशियन करेंसीज डॉलर के सामने कैसे चल रहा है, बिकॉज उसका सेंटिमेंट जो है इंडियन रुपी के ऊपर भी पड़ता है, राइट। उसके बाद जो है एनी पॉलिटिकल फैक्टर्स, एज ऑफ नाउ दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट के टाइम पे अगर देखते थे या कोएलिशन गवर्नमेंट होता है तो कितना स्टेबल है गवर्नमेंट, क्या एक्शंस ले सकता है, बिकॉज ये जो सारे चीज जाकर उसको पॉलिसी डिसीजंस में काम आएगा। जब आप देखते हैं पॉलिसी डिसीजंस आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल फैक्टर्स, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्चुअली ये लास्ट है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, इज आरबीआई इंटरवेंशन। आरबीआई को मैंडेट दिया जाता है पार्लियामेंट से दैट कि एनी एक्सेस वॉलेटिलिटी इन करेंसी आपको मैनेज करना है। इसके लिए आरबीआई करते क्या है? आरबीआई को दोनों नहीं चाहिए, उनको ना एप्रिसिएशन चाहिए ना डिप्रिसिएशन चाहिए। आरबीआई को चाहिए स्टेबल करेंसी। आपको लंबे टाइम तक करेंसी ज्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज आरबीआई मैंडेट। आरबीआई को 2 मैंडेट होता है, एक है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, दूसरा है करेंसी मैनेज करने का। सो करेंसी मैनेज करना है तो क्या होता है कि जब भी एक्स्ट्रा बहुत सडनली शॉर्ट टर्म में आपको 2 रुपए बढ़ जाता है डॉलर, तो इन लोग क्या करते हैं, इनके पास डॉलर्स पड़ा रहता है रिजर्व्स में, वो मार्केट में दे देते हैं सो दैट डॉलर का सप्लाई बढ़े और थोड़ा सा डॉलर का वैल्यू इंडिया में घट जाए रुपी के सामने। या सडनली रुपी अप्रिशिएट हो जाता है कि 2 रुपए नीचे आ गया, 74 वाला 72 हो गया शॉर्ट टर्म में, या 74 वाला 71 हो गया, या 70 हो गया। तो इन लोग को वो भी नहीं चाहिए, बिकॉज जब भी आपका रुपये अप्रिशिएट होता है, अपना एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम होता है, अपना गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन में महंगा हो जाता है, और रुपये अगर डेप्रिशिएट करते हैं जो 70 वाला 75 हो जाता है, तो अपना इंपोर्ट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। सो बोथ साइड्स आपको प्रॉब्लम है,
सो जब भी नीचे आता है कि आरबीआई डॉलर्स खरीद लेते हैं सिस्टम से और आर्टिफिशियली डॉलर का वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में 2019 का अगर मैं बात करता हूं, $70 बिलियन आरबीआई ने रिजर्व्स में इकट्ठा किया। उसका मतलब क्या है, आरबीआई ने जानबूझ के लास्ट ईयर आपका इक्विटी मार्केट्स काफी अच्छा चल रहा था, एफआईआई का पैसा आ रहा था, करीब करीब आपको 18 से 20 बिलियन डॉलर तो एफआईआई का इक्विटी में आया था पैसा, उसके ऊपर से डेट में भी पैसा आया था, एवरीथिंग वाज डूइंग फाइन। क्रूड ऑयल काफी कंट्रोल में था, $40 $45 के आसपास चल रहा था, $80 नहीं चल रहा था। तो वी वर लुकिंग एट अ वेरी गुड ईयर। डिस्पाइट दैट आरबीआई ने रुपये को अप्रिशिएट होने नहीं दिया और उसके लिए उसने कंप्लीट मार्केट से डॉलर्स जब भी आ रहा था वो डॉलर खरीदते जा रहे थे। $70 बिलियन उन लोग ने सिर्फ 2019 का कैलेंडर ईयर में उन लोग ने रिजर्व्स बिल्ड किया, राइट। तो एक चीज ऐसा है कि जब भी मेरे पास डॉलर का रिजर्व पड़ा रहता है, स्पेशली आरबीआई के पास, और $460 बिलियन के आसपास का अपने पास रिजर्व हो गया, वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व्स है मार्केट में। और वो रिजर्व्स मार्केट को एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि कहीं सडनली अभी 75 वाला अगर 85 हो जाता है तो सडनली हम लोग बहुत बड़ा डीप क्राइसिस में आ जाएंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास $460 बिलियन का पैसा पड़ा हुआ है, तो उन लोग वो डॉलर बेच के डॉलर को वापस नीचे लेके आ जाएंगे, 80 के ऊपर चले जाते हैं। तो वो एक मार्केट को एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात होता है कि आरबीआई के पास बहुत डॉलर रिजर्व पड़ा हुआ है, सो डॉलर को मैनेज करने में सक्षम है आरबीआई, राइट। सो ये फैक्टर्स है। इसको मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, that is going to be important also, right? ये डॉलर इंडेक्स से जो मैंने पहले बात किया था, ये डॉलर इंडेक्स का जो कंपोजिशन है उसमें वेटेजेस, जैसा आपको निफ्टी में एक एक शेयर का वेटेज रहता है वैसा ये वेटेजेस है। और सो बेसिकली फैक्टर्स में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो ये फैक्टर्स है, तो इसको ट्रेड कैसे करूं? फर्स्ट थिंग इज आपको कैपिटल फ्लोस रोज रोज आने वाला चीज एक है कि एफआईआई का डेटा, एफआईआई कितना बेचा और लिया, राइट। तो आपको क्या मालूम पड़ता है, वो एंड ऑफ द डे मालूम पड़ता है, तब तक आपका मार्केट क्लोज हो चुका है। अगले दिन के लिए आज का डेटा यूजलेस है, राइट, कि आज एफआईआई ने 5,000 करोड़ का स्टॉक्स लिया है, राइट। तो आपको ये डेटा आता है 4:30-5 बजे के आसपास, प्रोविजनल डेटा आता है आपको 6 बजे के आसपास, एक्चुअल डेटा आता है सेबी से, बट तब तक करेंसी मार्केट बंद हो चुका है, वो डेटा यूजलेस है, राइट। सेकंड डेटा है आपके पास कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर्स, ये हर महीना आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर्स, एक्सपोर्ट का ग्रोथ कितना है, इंपोर्ट का ग्रोथ कितना है, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों। सो जब भी इंपोर्ट का ग्रोथ बढ़ जाता है एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट्स अपना 2% से बढ़ गया बट इंपोर्ट अपना 10% से बढ़ गया, तो क्या हो गया, अपने को इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, सो वो 10% से बढ़ रहा है, जो एक्सपोर्ट से डॉलर मिलता था वो 2% से ग्रो हो रहा है। सो जब भी योर इंपोर्ट ग्रोथ इज मच हायर देन एक्सपोर्ट ग्रोथ, आपका रुपये डेप्रिशिएट होता है, और एक्सपोर्ट ग्रोथ इज हायर देन इंपोर्ट ग्रोथ, नेचुरली अपने लिए फायदा है। इकोनॉमिक डेटा मैंने 4 चीज बताया कि उसके अलावा कुछ खास नहीं आता है। बेसिकली आरबीआई इंटरेस्ट रेट और पॉलिसी डिसीजंस बेसिक डेटा होता है। उसके बाद एशियन करेंसीज आप ट्रैक करना शुरू करेंगे तो बेसिकली आपको मिलता है युआन, दैट इज चाइना, एंड कोरियन वॉन और जापानीज येन। ये 3 चीज देख लेने का है कभी भी। एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अगर इवन आपको गवर्नमेंट के ऊपर कॉल लेना, आई डोंट थिंक दैट इज फीजिबल। सो अंडरलाइंग चीज इज, ये सारे चीज इतना ज्यादा मार्केट को हिलाने वाले जितना नंबर्स नहीं है। सो प्योरली लेट अस कंसंट्रेट ऑन टेक्निकल्स। सो जब आप टेक्निकल्स पे कंसंट्रेट करते हैं और आपको हार्डली 10 पैसा से 15 पैसे का मूव चाहिए होता है, तो आप उसके लिए आपको पूरा फंडामेंटल्स देखने का कोई जरूरत नहीं होता है। सो इसके लिए आपके पास ये है कि हम लोगों का सपोर्ट जो है बेसिकली एक वीकली लेवल शीट जो आता है। सो बेसिकली ये लेवल शीट में आपको
करेंसी का सारे लेवल्स एक साथ मिल जाता है, जहां पे आपका टेक्निकल लेवल्स की ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंसेस है, वगैरह वगैरह। एट द सेम टाइम आपको डेली लेवल शीट्स आ जाता है, राइट, मॉर्निंग लेवल्स आ जाता है कि करीब करीब 10:30-11 बजे के आसपास हम लोग आज के लिए क्या क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बिकॉज 10 बजे तक 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे तक मार्केट खुल के सेटल भी हो जाता है, तो एक्चुअली आपको एक्शनेबल नंबर्स जो है वो आपको हम लोग 10-10:30 बजे के आसपास सर्कुलेट करते हैं, आपके एडवाइजर्स के पास आ जाएगा, और वो नंबर्स आपको बहुत क्रिटिकल है। एट द एंड ऑफ द डे आपको कहाँ पे मैं डॉलर खरीदूं, कहाँ पे बेचूं, और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। सेकंड इज कि इसके अलावा हम लोगों का जो डेली इंट्राडे कॉल्स, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, काफी रिसर्च इनपुट्स आपको मिलता रहता है, राइट। सो दे आर द सपोर्ट फंक्शंस व्हिच यू हैव। एट द सेम टाइम आपको करेंसी ट्रेड करना है तो कितना पैसा चाहिए, राइट। सो कितना पैसा चाहिए, अगर आपको करेंसी एक लॉट ट्रेड करना है, मिनिमम से मिनिमम आपको कितना पैसा चाहिए एक लॉट के लिए। द फुल होल इन्वेस्टमेंट, मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे 1 रुपए भी आपको जरूरत नहीं है, 100 रुपीज पर लॉट में आपका एक लॉट ट्रेड कर सकता है। दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, एट द सेम टाइम दैट इज योर मैक्सिमम लॉस इन 1 लॉट। इतना छोटा सा लेवल से आप स्टार्ट करके आप कितना भी क्वांटिटी कर सकते हैं। एक लॉट ट्रेड करने के लिए आप अगर फॉर एग्जांपल 50 पैसा का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, आपको लगता है डॉलर ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता हूं, तो आपको अगर 50-60 पैसा 70 पैसा ऊपर का 75 पैसा का अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हैं, 10 पैसा से 15 पैसे में आ जाएगा। 10 पैसे में अगर आपको कॉल आया, 10 पैसा $1 पे $1000 का लॉट है, तो 100 रुपए में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 100 रुपीज इन 1 लॉट। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपए है तो मैं 10 लॉट खरीद सकता हूँ। दूसरा, मुझे ऑप्शंस नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता ऑप्शंस, मैं डायरेक्ट फ्यूचर करता हूँ, मेरे को तेजी मंदी करना है। तो तेजी मंदी करना है तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है एज ऑफ नाउ 2200 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट पे आपको एक लॉट फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। 2200 अगर उसमें 10 पैसे का मूवमेंट होता है, 10 पैसे का अप और डाउन, तो आपका जो प्रॉफिट होता है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो 2000 रुपए में आपका अगर 5% के आसपास का प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। तो वन ऑफ द लोएस्ट volatile futures or derivatives market in India, number one. Why should I trade currency? The lowest volatile market, number one. Lowest margin requirement, मुझे सबसे कम मार्जिन इस मार्केट में जरूरत होता है, इससे कम में मार्जिन में आपको कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। तीसरी पॉइंट है क्यों ट्रेड करना चाहिए, ये ऐसा मार्केट है जहां पे जो सबसे बड़ा दादा या सबसे बड़ा ऑपरेटर ऑफ द मार्केट इज आरबीआई, और उसका मैंडेट है उसको ज्यादा मूवमेंट ना होने दें। सो आरबीआई का प्रोटेक्शन आपको अपसाइड में और डाउन साइड में आरबीआई इंटरवेंशन के थ्रू आपको प्रोटेक्शन देता है। बाकी कोई भी मार्केट में ऐसा कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी जब भी मार्केट 10% 15% टूटा था, उस दिन का अगर आप करेंसी देखें तो 1.5% 2% के आसपास का मूव है। तो आप अगर नॉर्मली अगर देखते हैं, जब भी आपको करेंसी समझना है, आपका निफ्टी का ऑपोजिट करेंसी चलता है। डॉलर इज ऑलवेज अगेंस्ट निफ्टी। तो निफ्टी में तेजी लगता है तो डॉलर बेच के चलिए, निफ्टी में मंदी लगता है तो डॉलर खरीद के चलिए। सो और हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो डॉलर ट्रेड कर रहे हैं, रुपी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। रुपी में उसका भाव, उसका जो प्राइस है वो रुपीस में बताया जा रहा है, बट जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा है वो डॉलर है, राइट। तो आपको इंडिया के लिए जो भी खराब न्यूज आता है डॉलर के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए जो भी अच्छा न्यूज आता है वो डॉलर के लिए खराब है। अगेन एट द सेम टाइम यूएस के लिए अच्छा न्यूज आता है तो डॉलर के लिए अच्छा है, यूएस के लिए खराब न्यूज आता है वो डॉलर के लिए खराब है। सो इतना सिंपल आप 4 चीज याद रखना है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट, लोएस्ट वॉलेटिलिटी,
और लोएस्ट कॉस्ट ऑल्सो, बिकॉज इसमें CTT STT कुछ भी नहीं है, तो आपका कॉस्ट भी काफी कम रहता है। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ट्रेड होता है इसमें। आप इक्विटी मार्केट से 15 मिनट पहले आप ट्रेड उतार सकते हैं, और इक्विटी मार्केट बंद होने के बाद 1.5 घंटा और ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको एक एडिशनल एज मिल जाता है आगे ट्रेड करने के लिए। इक्विटी बंद होने के बाद भी आपको एडिशनल एज मिल जाता है। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स टू ट्रेड। और आई थिंक मैं प्रेजेंटेशन यहाँ तक, आई थिंक ये प्रेजेंटेशन में शेयर भी कर सकता हूँ, उसमें कोई ये नहीं है, बट मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए आई थिंक वी कैन टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। Samir, anyone will coordinate with questions, or should I be looking at chat? No. I will coordinate. There are some chats on my private this thing also. So let us go with first question. Like some interesting question is there. Like if China plans to reduce the dollar denominance, so what can be the, because I think there was a news in the past few days, like China will focus on their particular currency. Sorry, मैं गलती से म्यूट पे चला गया। हाँ, so Okay. समझ गया मैं क्वेश्चन। You got my समझ गया क्वेश्चन। या सो बेसिकली क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी को उधारी दिया है बड़ा रकम, और अभी आप उधारी उसको वापस कैसे लेंगे? उससे झगड़ा हो जाएगा, उसको झगड़ा करेंगे तो अपना पैसा वापस आएगा क्या? अभी मेरा पड़ोसी को 1 करोड़ रुपए मैंने उधारी दिया है, तो मैं उससे झगड़ा करूंगा तो मेरा पैसा वापस आएगा क्या? मैं उससे प्यार से वसूली करना पड़ेगा ना। मैं अटक गया हूं, अभी उससे प्यार से समझा बुझा के वसूली करना पड़ेगा। तो अभी अमेरिका और चाइना का स्थिति भी ऐसा ही है। चाइना के पास अमेरिकन बॉन्ड्स बहुत है। ही इज द लार्जेस्ट लेंडर ऑफ मनी टू अमेरिका। नॉट ओनली अमेरिका, एमर्जिंग मार्केट्स, एंटायर एमर्जिंग मार्केट्स में कल पढ़ रहा था, एंटायर एमर्जिंग मार्केट्स में 2016 के बाद चाइना बिकेम द लार्जेस्ट लेंडर, एक्सीडिंग वर्ल्ड बैंक एंड IMF टुगेदर। IMF और वर्ल्ड बैंक से ज्यादा सब लोग एमर्जिंग मार्केट वाले चाइना से उधारी लिया हुआ है, राइट? और इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल चाइना, अभी वो चाइना रुबाब करेगा कि नहीं मैं तो आपका डेट बेच दूंगा, मैं आपका बॉन्ड्स बेच दूंगा। तो नुकसान किसको होता है? चाइना को खुद को होता है। उसने $100 में एक बॉन्ड खरीदा, आज बेचने जाएगा वो तो 80 में बिकेगा। बिकॉज यूएस का तब भी प्रॉब्लम है जब मैच्योरिटी आता है, तो मैच्योरिटी के समय में उसको वापस देना, पैसा देना है। जब तक मैच्योरिटी नहीं आया तब तक चाइना के पास क्या ऑप्शन है? उसको जाकर सेकेंडरी मार्केट में बेचना है। सेकेंडरी मार्केट में आप 100 रुपए के चीज आप डेस्परेशन में बेचने जाएंगे तो 70 में बिकेगा, 80 में बिकेगा, तो चाइना खुद लूज करेगा। तो मेरे हिसाब से चाइना ऐसा कुछ कदम उठाएगा नहीं है, वो डराएगा, धमकाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कदम उठाएगा। किशोर, कंटिन्यूइंग दिस, अभी ठीक है कि वापस मिलेगा नहीं, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट तो कम करेंगे ना वो डॉलर में, राइट? सो डॉलर नया बॉन्ड अगर चाइना नहीं खरीदते हैं, राइट, तो यूएस का बॉन्ड यील्ड स्पाइक होना चाहिए, राइट? बिकॉज उसका, बट अनफॉर्चुनेटली अगर लास्ट 1 वीक का भी देखें, यूएस का बॉन्ड के यील्ड्स 0 से भी नीचे चला गया, शॉर्ट टर्म यील्ड्स। उसका मतलब यूएस ट्रेजरी का आज भी इतना ही डिमांड है, उससे ज्यादा डिमांड है। पब्लिक 100 रुपए के बदले में 99 लेने के लिए वापस तैयार है। मतलब उसका जो यील्ड्स है ऑफिशियली नेगेटिव नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म यील्ड्स फॉर 2 days नेगेटिव टेरिटरी में चला गया। तो फेड आके क्लैरिटी देना पड़ा कि नहीं हम लोग इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव नहीं करने वाले अमेरिका में। बट ये लग्जरी अपने गवर्नमेंट को नहीं है। अपना गवर्नमेंट जैसा 20 लाख करोड़ का पैकेज इश्यू किया है, अपना 10 ईयर G6 6 वाला 6.13 हो गया, 13 बेसिस पॉइंट एक दिन में बढ़ गया अपना। तो अपना और दूसरा, अपने बॉन्ड के लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, ऑलरेडी अपने को थ्रेट है कि रेटिंग डाउनग्रेड हो सकता है अपना। दूसरा है कि करेंसी डिप्रिशिएट हो सकता है।
तो हम लोग फॉरेन से पैसा बोरो ही नहीं कर पाएंगे इंडिया। इसीलिए आप पूछेंगे, लास्ट एक हफ्ते से निर्मला सीतारमन का जो इंटरव्यूज आ रहे थे, कोई भी रिपोर्टर ये पूछ रहे थे कि ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इश्यू करेंगे क्या, वो जवाब ही नहीं दे रहे, उसको घुमा रहे हैं बट कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सो वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। बट फॉर यूएस आज भी उसको बहुत डिमांड है उसका ट्रेजरी का, और चाइना बेच नहीं पाएगा। नहीं बेच नहीं पाएगा, लेकिन नया जो खरीदेगा वो कम करेगा ना पेस ऑफ बाइंग। नया फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बहुत खरीदेगा, सब लोग के पास डॉलर्स ही है ना, खरीदने के लिए डॉलर्स ही है ना सबके पास। So you think that there is not going to happen much? It will happen. मुझे लगता है ये जो ट्रेड क्राइसिस है ना, it will become a geopolitical crisis. इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलेगा, और it is very bad for the global economy. It is not only bad for China and US, it is bad for us also. जो कई लोग हमारे काफी लोग ये सोचते हैं कि चाइना और यूएस के रिलेशंस खराब हो जाते हैं, उसमें से इंडिया फायदा उठा सकता है, बिकॉज मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला सकते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स चाइना के बदले में बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंडिया के लिए, मैं उसको डिबेट नहीं करूंगा, बट ग्लोबली मेरा डिमांड ही कम हो जाएगा, तो हम लोग बना के भी कहाँ बेचेंगे, राइट? और सब कंट्रीज जो आज मोदी जी बोल रहे हैं ना आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो हर कंट्री अपने अपने लोगों को बोल रहे हैं। सब लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे ना, तो ये ट्रेड कोलैप्स हो जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपना ही फ्रेंचाइजी से अक्रॉस द कंट्री, राइट? एक मोतीलाल ओसवाल एक रिसर्च डेस्क खड़ा करके सबको रिसर्च दे रहे हैं, सब लोग आत्मनिर्भर होके सब लोग अपना अपना रिसर्च डेस्क खोल देंगे, तो कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा ट्रांजैक्शन का, राइट? सो जो चीज सेंट्रलाइज, अभी क्या है कि चाइना बिकेम वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब, और वो सस्ता अच्छा बना रहे हैं, और अमेरिका बिकेम वर्ल्ड्स टेक्नोलॉजी हब, जहां पे आपको इनोवेशन चलता है, न्यू टेक्नोलॉजी, सब चीज आइडिएशन का हब बन गया। तो वो चीज में उन लोग अच्छा है, तो बट अभी वो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और चाइना इनोवेशन भी करेगा, तो इनएफिशिएंसी आ जाता है उसमें। So in continuation to this question, there was some continuation to this question. So what about what is the risk associated in case of a digital currency being popping up instead of a USD going ahead? Yeah. So digital currency means crypto. I understand, right? Crypto. So crypto is something I've been reading about crypto for the last 1.5 year. आज भी जहां पे कैश डीलिंग्स होते हैं, मतलब आप 2 नंबर का पैसा, या आप इलीगल पेमेंट्स करना है, या आपको हवाला करना है, तो क्रिप्टो काफी अच्छा है। बट व्हेन यू आर टू डू इट इन अ रेगुलेटेड स्पेस, जब तक रेगुलेटर आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि यस दिस इज अ वायबल पेमेंट मैकेनिज्म व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, आपको गवर्नमेंट का टैक्स भी भरने के लिए क्रिप्टो यूज कर सकते हैं, उस दिन आपको क्रिप्टो चलेगा। जब तक ये अंडरडॉग है और किसी ने इसको, मतलब क्रिप्टो, कितना क्रिप्टो करेंसीज है? 5000 क्रिप्टो करेंसीज है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी हम खरीदेंगे? 5000 क्रिप्टो करेंसीज आर गेटिंग ट्रेडेड, सो व्हिच वन? तो लेट अस ऑल द वर्ल्ड सिट टुगेदर। एक आईएमएफ की तरफ से एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया, आईएमएफ इज गोइंग टू मैनेज दैट, या वर्ल्ड बैंक इज गोइंग टू मैनेज दैट, ये सबके लिए एक ही है। तो आई थिंक तभी वो वंस से रेगुलेटर के दायरे में आ जाता है वो करेंसी, तभी लोगों का भरोसा बढ़ जाता है, और आप, मैं और कॉमन मैन विल स्टार्ट यूजिंग डिजिटल करेंसीज। Yeah. So Kishore, the next this thing is related to the market. So what is our view on the USD for a 3-month period? Yeah. I think this year we are looking at a view of around 79, 78, 50. So probably आपको नीचे में 74 is the floor. उसके नीचे मुझे नहीं लगता है। 74 half is excellent buying levels. ऊपर में आपको 78 half तक जा सकता है, but I will not be surprised if we break 80.
बट मुझे लगता है कि ये 80 ब्रेक होते होते आपको दिसंबर तक आ जाएगा। और अगर सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस आते हैं ग्लोबली, देन हम लोग वी आर इन अ वेरी बैड ट्रबल। एज ऑफ नाउ ये तो फर्स्ट केस, मतलब फर्स्ट वेव। In that case, USD will go up. In case that every emerging market currency will be beaten down, And USD will appreciate. right? Okay, so how to trade? What if your view is like 80 rupees for 3 months or मेरे period? हिसाब से 74 half is a very good level to buy, but So the you- challenge with the buy strategy for a longer term in currency is that whenever you roll over, you incur a cost, right? So you have to keep in mind that every month when I roll over, I lose around 40-35 paisa on rollover. So long term strategies on buy side are extremely expensive on currency, because ours is a high interest paying currency. US is zero interest paying currency, right? So when you are actually trading equally interest paying currencies, then आपका cost of transaction बिल्कुल नहीं होता है। But आपका cost of transaction on buy side is always like the cost of your interest rate minus the cost of the other currency. आपको उतना cost होता है। तो मेरे हिसाब से आपको anytime whenever you are trading currency, in my experience, a trade of 5 days to 10 days आपको view मतलब बहुत अच्छा, वो मैं मानता हूँ वो स्वीट स्पॉट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये महीने में 2 या 3 ऐसा पोजिशनल स्ट्रेटजीज देते हैं जिसमें ये स्विंग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वो ट्रेड गाइड सिग्नल में भी स्विंग अच्छा चलता है, हम लोग भी देते हैं, और वो 3 स्ट्रेटजीज हम लोग है ना उसको ऑप्शन में भी कन्वर्ट करते हैं, सो दैट आपको बाय साइड ऑप्शंस कर सकते हैं। तो आई थिंक दोज आर द वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, एंड एट दिस टाइम व्हेन देयर इज टू मच वोलेटिलिटी, टू मच रिस्क इन द मार्केट, इन द सिस्टम, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि जो क्लाइंट्स नया ट्राई करना चाहता है तो ऑप्शन बाय साइड पे ट्राई कीजिए, सो दैट आपको फ्लेवर भी आपको समझ में आ जाएगा, जब तक रुपये का चाल चलन समझ में आएगा और आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा। टेस्ट मार्केट आप चल सकते हैं, आप ऑप्शन बाय साइड में हफ्ता 10 दिन का आप व्यू ले लीजिए, आई थिंक ब्यूटीफुली चल जाएगा। So what I understand, Kishore, from this is that unless or until the USD doesn't break 74, it will be a buy and trade market. Every downside is a buying opportunity. ऊपर में 78, 79 तक भी जाएगा। Okay. ऑप्शन राइटिंग के बारे में किशोर कुछ जरा एलाबोरेट करो। ऑप्शन राइटिंग नॉर्मल कंडीशंस में ऑप्शन राइटिंग अगेन काफी अच्छा है, बिकॉज आरबीआई वॉलेटिलिटी कंट्रोल करेगा और सब कुछ है। बट एज ऑफ नो इन दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी, हाइटेंड वॉलेटिलिटी, कोई भी ऑप्शन राइटिंग, बैंक निफ्टी हो या करेंसी हो, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डेंजरस गेम। हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड्स वाला गेम होता है। हाई रिवॉर्ड्स तो आते नहीं है, आपको भी पता है कि ऑप्शन राइटिंग में लिमिटेड रिवॉर्ड आता है, बट रिस्क हाई रिस्क हो जाता है, तो थोड़ा सा स्क्यूनेस जो है रिस्क की साइड ज्यादा है। तो मैं थोड़ा सा, जब तक वॉलेटिलिटी सेटल नहीं होता है तब तक मैं थोड़ा सा ऑप्शन राइटिंग अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो कम से कम आप वीकली ऑप्शन करते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर करेंसी इज, करेंसी का जो वीकली ऑप्शन है फ्राइडे एक्सपायर होता है। बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन आपको थर्सडे एक्सपायर होता है, करेंसी का वीकली ऑप्शन फ्राइडे एक्सपायर होता है। और आप फ्राइडे टू फ्राइडे आप राइटिंग करते हैं, तो अगर ₹1 का अगर रेंज रहते हैं, ऊपर ₹1 नीचे ₹1 का, आपको करीब 8 से 10 पैसे का प्रीमियम मिलता है, विच इज रफली ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस अगर देखें ना आपको 22% के आसपास का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। सो बेसिकली जो भी ऑप्शन राइटर है उन लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल कितना आता है, तो 20-22% के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। एंड ₹1 प्लस और ₹1 माइनस, मतलब ₹2 का जो रेंज है एक हफ्ते के अंदर, आज भी इतना वॉलेटिलिटी में भी वो थोड़ा सा मुश्किल ही है। सो आई थिंक दैट इज अ गुड स्ट्रेटेजी, राइट। बट आपको 8 पैसा के आसपास, 8 से 10 पैसे के आसपास आपका प्रीमियम मिल जाएगा। Okay. And what is the average margin on this thing writing per lot? Same, na? सेम 2200 रुपए के आसपास Per lot. या So that comes to 3% approximately. 3-4%. 3% राइट नाउ। नॉर्मल कंडीशन में 2% था, अभी थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ गया इसलिए मार्जिन बढ़ गया, 3% हो गया।
Okay, so as far as the depreciation of the rupee is concerned, so every year around 4.5% depreciation तो हो जाता है. So in this year, how much has already happened? It has already happened. 72 to 76 आ गया, तो 4 rupees is around 6%. So that has already happened. So That still has already happened, but it still will you- happen further. I'm not saying that don't go short on the dollar, because this is an unprecedented situation. और मैं और cautious होना प्रेफर करूंगा and let the things come clear. और तब तक आप रिस्क के साइड पे ज्यादा देखना चाहिए. तो मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन ही होगा. वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स 78 79. तो ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात है. अगर किसी को हेज करना है, सो और इक्विटी में किसी का स्टॉक पड़ा है, तो उसके सामने देन यू शुड बाय डॉलर एंड हेज, बिकॉज अल्टीमेटली डॉलर इज गोइंग टू गो अप, देन निफ्टी विल गो डाउन फॉर श्योर. हाँ, तो मैं ऐसा सोचता हूँ. अभी मैं इक्विटी के सामने हेज करना है तो आप गोल्ड में हेज कीजिए. आई थिंक गोल्ड विल गिव यू बेटर रिटर्न्स. And cost of carrying gold in a year is 5%. आप MCX में अगर पोजीशन लेते हैं और हर ऑल्टरनेट मंथ में उसको रोल ओवर करते हैं, तो 5% के आसपास का आपका रोल ओवर कॉस्ट में आपका गोल्ड ये हो जाता है. एंड गोल्ड इज एक्सट्रीमली, वी आर बुलिश ऑन गोल्ड फॉर, वी आर लुकिंग एट 21 December 2021. Our targets are right now around close to around 68,000 per 10 grams. Oh. So यहाँ से भी नियरली 50% के ऊपर का रिटर्न, 55-60% का रिटर्न नेक्स्ट 2 years में आएगा. So cost of holding dollar. You are super bullish actually on gold. We have been super bullish. Yeah. मैं जो कोल्हापुर आया था तभी चल रहा था 27,000 या 28,000 के आसपास. I think you were the only one in the industry to give that report. कि gold लेना है, but unfortunately लोग ले नहीं पाए because they were favoring equity. हमेशा rear view mirror देखते हैं ना, rear view mirror देखते हैं ना हम लोग. नहीं अभी भी not joking. We have released a quarterly report on gold last Friday. आप एक बार पढ़ लीजिए. और अगर चाहिए तो आपको मैं गोल्ड के ऊपर सेपरेट प्रेजेंटेशन करूंगा. चाहिए तो आपके क्लाइंट्स के लिए भी ओनली गोल्ड का व्यू के ऊपर मैं 20 मिनट 30 मिनट का 30 मिनट्स का प्रेजेंटेशन मैं करूंगा. कल मैंने वेल्थ वाले के लिए किया है एक प्रेजेंटेशन गोल्ड और क्रूड के ऊपर. चाहिए तो मैं आपके लिए भी कर लूंगा. अनफॉर्चुनेटली क्या है कि आज मेरा लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ, तो इसलिए मेरे को इधर पराग के घर पे आके मैं कर रहा हूँ. सो आने में डिले हो गया और मेरा प्रेजेंटेशन मेरे हाथ में नहीं है. सो इन द लॉकडाउन आई ट्रैवल्ड हियर to get this done, because last time भी cancel हो गया था, तो I was not able to say that यार मेरा आज technical issue है, तो मैं इधर आ गया. But I can do one more presentation for only gold and crude. तो क्या है कि crude का भी काफी लोग पूछ रहे हैं, तो I can do that this thing. But damn sure we are actually, I am personally investing, और मेरा portfolio में 40% का gold हो गया, my personal portfolio. So very clearly bullish. 3 महीने के लिए क्या लग रहा है पराग? 3 महीना संदीप भाई तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए पूछते हैं. अरे ट्रेडिंग को भी बोलना चाहिए लोगों को, क्या लग रहा है? तेजी है संदीप भाई, तेजी है, बहुत तेज है. एनीथिंग यहाँ से अगर 800 रुपए 1000 रुपए गिर भी सकता है, वो तो है ही है. सो एवरी डिप यूज फॉर बाइंग गोल्ड एंड डोंट बाय सिल्वर. ओके, आई एम नॉट बुलिश ऑन सिल्वर. आज भी सिल्वर, गोल्ड विल आउट परफॉर्म सिल्वर अभी भी, बिकॉज अगेन कोल्हापुर नाम से सिल्वर भी आता है. काफी सिल्वर एंथुजियास्ट रहता है वहां पे, इंटरेस्टेड लोग काफी लोग रहते हैं. बट आई एम नॉट बुलिश ऑन सिल्वर. गोल्ड इज ए बेटर हेज फॉर इक्विटीज, एंड करेंसी इज अ वेरी बेटर इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म, बिकॉज ऑफ लो मार्जिन, लो वॉलेटिलिटी और लो कॉस्ट. So I think someday we will have gold and crude session. Yeah, I'll plan and I'll talk to Samir and I'll coordinate. So I think we missed your voice and video. I think there was some disruption for the past 30 seconds, 1 minute. मेरा? हाँ. हाँ.
नहीं, so we will coordinate for that gold and crude session again with Samir. And crude, so for trading, for investment purposes, gold is better. For trading purposes, currency is better because of low investment, low volatility, and low cost. Right? Any more questions? कोणाचे आहेत का संगत? नाही नाही, आय थिंक whatever chats had on the private this thing सगळे झालेत आता. Okay. So yeah, so Kishore, I think just you can talk something because some people are more interested on the gold actually. So if you can tell in short like something more about. Actually क्या है ना, gold if I present with the presentation, it will be very impactful. Let us plan once again and we'll plan maybe Tuesday, Wednesday तुरंत कर लेते हैं, दो चार दिन में. Sure. मेरे पास presentation ready भी है, तो I've been doing that for wealth guys. So मैं long term short term दोनों present कर लूँगा. Rather than actually without presentation आप convincing नहीं होगा. Okay. Right? So then plan accordingly in the next week. Okay, I'll coordinate with you. Next Yeah. ये week में कर लेते हैं, ये Monday के बाद कभी भी कर लेंगे. Yeah. आपका convenience देख लीजिए, time देख लीजिए. Yeah, sure. ठीक है? Okay, chalo then. Thank you everyone. Thank you. Hey, Kishore. Kishore. And sorry for the delay. Yeah, that's okay. So what thanks for coming, traveling all the way and participating in this seminar. ठीक है. Okay, take care. Thank you all participants. Okay. Thank you all participants.